विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक दे रखा है बायो रसायन, इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर चौथा है, जिसमें आप देखोगे न्यूक्लिक अम्ल, ये भी एक प्रकार का जैव रासायनिक अणु है। उसकी क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से भूमिका निभाता है, उसी को अपन डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आप समझोगे तो इसमें काफ़ी चीज़ों को अपन स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर बाद में आपने एंजाइम की क्रियाविधि को भी एंजाइम को स्टडी किया, और आज अपना बिंदु चौथा बिंदु है न्यूक्लिक अम्ल। फिर इसके बाद में आपके आएगा वसा, विटामिन, खाद्य पदार्थ का परिरक्षण, कई प्रकार के 3-4 एप्लीकेशन और भी है, उसको अपने स्टडी करते हैं और एक आपको एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल का बेसिकली अभिप्राय है कि यह सभी जीवित कोशिका में नाभिक में पाए जाने वाले एक द्रव्य पदार्थ बताया गया है। आप भी जानते भी हैं, इसके बारे में काफ़ी नॉलेज भी है कि ये सभी जीवित कोशिका जितनी भी होती है उनमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवंशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र के रूप में तथा जीन आनुवंशिकता की इकाई बताई गई। इसके बारे में अपन जानते भी हैं। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में भी अपनी विशेष भूमिका प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। संकर की दृष्टि से देखिए, डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 3 घटक होते हैं, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा, कार्बनिक सार। क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, बेसिकली समस्त जीव कोशिका में नाभिक में पाए जाने वाला न्यूक्लिक प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के रूप में सिंथेटिक समूह के रूप में पाया जाता है। ये जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र का आनुवंशिक कोड धारण करने वाले जीन न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। जो जीन निर्मित होते हैं वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। आगे देखते हैं, विभिन्न कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में भी न्यूक्लिक अम्ल का विशेष योगदान रहता है। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य 2 प्रकार होते हैं, आरएनए और डीएनए। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए की बात की जा रही है, आरएनए का पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया तक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में और अलग मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति की बात करें, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा, कोशिका केंद्रक में पाया जाएगा, और ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। केंद्र में डीएनए पाया जाता है और कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य में, थोड़ी बहुत मात्रा में ये देखने को मिलता है, परंतु आरएनए मैक्सिमम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और थोड़ी बहुत मात्रा, अलग मात्रा में कभी बार केंद्र द्रव्य में भी रूप में भी देखने को पाया जा सकता है, मिलता रहता है। बात दिमाग में रहेगी। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखने को मिलता है कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से डीएनए और आरएनए किस प्रकार से मिलकर बने होते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक अम्लों को मंद परिस्थिति में जल अपघटित करवाने पर न्यूक्लियोटाइड देते हैं, जो पुनः अपघटित होकर न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक बनाते हैं। इनका अपन जल अपघटन करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, और पुनः जल अपघटन करने पर न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक बनाते हैं। अकार्बनिक अम्लों की उपस्थिति न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करवाने पर शर्करा और कार्बनिक सार पुनः प्राप्त होते रहते हैं। अतः न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन की प्रक्रिया के दौरान न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड होते हैं, वो पुनः शर्करा और कार्बनिक अम्ल में क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। तो इसका अपघटन का प्रोसेस आपको बताया जाए या पूछा जाए अपघटित किस प्रकार से होते हैं, तो उसके बारे में बात दिमाग में ध्यान दें। देखिए, जल अपघटन की प्रक्रिया देखते हैं ना अपन, बेसिकली न्यूक्लियोसाइड का अपन जल अपघटन करवाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल को जल में जैसे डालेंगे तो वो अपघटित, मंद गति से अपघटित होगा,
और अपघटित होकर क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जनरेट करता है। क्या करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जनरेट करता है। फिर पुनः उसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब अपघटन उसका करवाते हैं तब आपके न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल जनरेट होता है। और न्यूक्लियोसाइड का पुनः अपन जल अपघटन करते हैं तब आपके कार्बनिक सार तथा शर्करा जनरेट होती हुई पाई जाती है। तो अपन बेसिकली बात करें तो डीएनए तथा आरएनए के मुख्य घटक के रूप में जल अपघटन के दौरान अपन को देखने को मिलते हैं कि इसके मुख्य घटक एक तो फास्फोरिक अम्ल होता है, शर्करा होती है और कार्बनिक अम्ल के रूप में देखने को मिलता है। फास्फोरिक अम्ल डायरेक्टली डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। शर्करा दोनों में, एक में डीऑक्सीराइबोक्स शर्करा होती है और एक में ऑक्सीराइबोक्स शर्करा होती है। और कार्बनिक सार दोनों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। जनरली शर्करा ग्रुप में शर्करा कितने प्रकार की होती है, या तो डीएनए होगी या आरएनए, और ये कॉमन होता है फास्फोरिक अम्ल। और इसमें या डीएनए या आरएनए के रूप में शर्करा पाई जाती है। और फिर बाद में कार्बनिक सार की बात करेंगे तो कार्बनिक सार किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो मैटर आपके सामने ओपन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कार्बनिक सार किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनकी भूमिका होती है। कार्बनिक सार दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन के रूप में और एक पेरिडिन के रूप में। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। डीएनए में अलग पाए जाते हैं और आरएनए में अलग पाए जाते हैं। प्यूरिन आरएनए का डीएनए में दोनों कॉमन होता है और पेरिडिन होती है वो दोनों में अलग अलग रूप में अलग अलग एग्जिस्ट करती हुई पाई जाती है। देखिए कार्बनिक सार के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सार शर्करा डीएनए और आरएनए दोनों कॉमन ही और फास्फोरिक अम्ल दोनों कॉमन चलता रहता है। देखिए कार्बनिक सार की स्टडी। देखिए आगे आप देखते हैं कार्बनिक सार। बेसिकली कार्बनिक सार एक तो प्यूरिन होता है और एक होता है पेरिमिडिन। प्यूरिन सार एडिन तथा ग्वानिन सार शर्करा इसमें पाई जाती है जो डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान रूप से उपस्थित होती है। और पिरामिडिन सार में साइटोसिन, थाइमिन तथा यूरेसिल तीन प्रकार की सार कंपाउंड उपस्थित होते हैं। तो डीएनए में पिरामिडिन के रूप में देखने को मिलता है तो आपको मिलेगा साइटोसिन और थाइमिन। और प्यूरिन तो दोनों कॉमन रहेगी। और आरएनए में देखोगे साइटोसिन व यूरेसिल ओनली फॉर सिंथेसिस किसमें होता है, थाइमिन और यूरेसिल में सिंथेसिस होता है। और उसके आधार पर आपको कई बार कंपैरिजन एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से पेरिडिन सार डीएनए में पाई जाती है, थाइमिन, साइटोसिन और चार ऐसे ऑप्शन, तो चारों में से इसमें से कौन सा पाया जाता है, इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो डीएनए, डी मतलब थाइमिन, डी को जिसमें डी आता है डीएनए, तो डी को थाइमिन का अपने संकेत क्या आता है, दिमाग बात है डी। आगे न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, सार प्लस शर्करा। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। और पोलोन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड शर्करा आपस में कनेक्टेड होती है, या तो 3p5 टाइप में होती है या 5p3OS टाइप में एग्जिस्ट करती हुई दिखाई गई। तो देखिए बेसिकली कि डीएनए और आरएनए के रूप में देखें तो दोनों अम्लों में प्यूरिन सार एडिन तथा ग्वानिन पाई जाती है, जबकि आरएनए में पेरिडिन सार के रूप में साइटोसिन तथा यूरेसिल और डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड एक सार और शर्करा के संयुक्त से बनी हुई कई को न्यूक्लियोसाइड तथा सार और शर्करा फास्फोरिक अम्ल से बने हुए यौगिक को न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोसाइड एक सार और एक शर्करा अणु के संयोजक रूप से न्यूक्लियोसाइड बनता है। शर्करा में कार्बन परमाणु के साथ विभेदीकरण की प्रक्रिया के 1, 2, 3 आदि रूप में निरूपित किया जा सकता है। 1 कार्बन, थिरिडीन, नाइट्रोजन, पेरिडीन, तो अलग अलग रूप से जहाँ से जुड़ता है उसके आधार पर कार्बन परमाणु की संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है। और न्यूक्लियोसाइड में एक न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक अम्ल के अणु के संयोजन से न्यूक्लियोटाइड बनता है। फास्फोरिक अम्ल
कार्बन शर्करा के 5 से या 3 से संयोजन हो सकता है। फास्फोरिक अम्ल या 3 से संयोजित होगा या फिर 5 से संयोजित होगा दर्शाया जाता है। देखिए कैसे आप देखते हैं फास्फोरिक अम्ल या तो यहाँ पे जुड़ेगा 5 नंबर पे, देखिए 1 नंबर 2 और 3 नंबर पे, या तो यहाँ पे जुड़ता हुआ दर्शाया जाता है, या फिर 5 नंबर पे 1 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन शर्करा से जुड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन से जुड़ता है, उसके आधार पर इसको निरूपित करते हैं, या 3 5 है या 2 5, और हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो 3 सेंटर से जुड़ता है 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो इन दोनों में से किसी भी शर्करा से जिस ग्रुप में वो कनेक्टेड होता है उसके आधार पर न्यूक्लियोटाइड शर्करा को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दिमाग बात रहेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारी सरल शर्करा आपस में जुड़ती रहती है और उसके बाद में बड़े वर्क कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो ये बेसिकली बात है, दिमाग में रहेगी। तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल पर आधारित मैटर था। अब आपके सामने थोड़ा सा विस्तारपूर्वक से पॉलीन्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। देखिए न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी इकाई परस्पर आपस में पॉलीडाइस्टर बंधन द्वारा संयुक्त होकर बहुलक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल ही कहलाते हैं। इन शर्करा में 2 न्यूक्लियोटाइड परस्पर कार्बन 5 या 3 फास्फोरेट एस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं। अतः एक सिरे पर 3 5 से जुड़ता है, दूसरा 3 कार्बन 3 सिरे से जुड़ता हुआ दर्शाया जाता है। इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्लों के एकल के साथ में इमारत खंड के रूप में आगे से आगे, जैसे ईंटें कैसे जोड़ते हैं वैसे वैसे पूरी इमारत के रूप में जनरेट करके बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हुए दर्शाए गए हैं। न्यूक्लिक अम्लों में न्यूक्लियोटाइड तथा फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा विशिष्ट क्रम में बंधित होकर विभिन्न न्यूक्लिक अम्ल की एक लंबी अशाखित श्रृंखला बनती है, जिसकी मेरुवृत्त श्रृंखला तथा फास्फोरिक इकाई कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ी रहती है, जिन्हें निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपके प्रदर्शित करने का ये तरीका ध्यान रहे। न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा, फास्फेट तथा कार्बनिक साथ जिस क्रम में जुड़ते हैं उसी न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिकता संरचना के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आरएनए तथा डीएनए 2 प्रकार के पार्टिकल शर्करा देखने को आपको मिली। तो आरएनए और डीएनए में क्या अंतर पाया जाता है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो आपके सामने मेट्रो ऑब्टेन करवा रखा है उसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में डीएनए तथा आरएनए में अंतर अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं अपन। देखिए डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर बेसिकली होता है उसके बारे में आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं भी देखा होगा, 11वीं में भी आया होगा। तो आप जानते हैं कि डीएनए तथा आरएनए में बेसिकली क्या अंतर पाया जाता है। अभी इस बीच के दौरान भी आपको काफी मैटर समझ में आया गया होगा कि डीएनए होता है और आरएनए, डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए केंद्रक द्रव के रूप में देखने को मिलता है, केंद्रक में मूलसूत्र के रूप में देखने को मिलता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव के रूप में पाया जाता है। उसके उपरांत डीएनए में सारी पदार्थ देखते हैं तो डी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि उसमें आरएनए में सारे पदार्थ में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए द्विकुंडलित हेलिक्स संरचना के रूप में एग्जिस्ट करता हुआ है गया है, जबकि आरएनए एक सूत्री कुंडली संरचना में एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली सिंपल क्वांटम के अकॉर्डिंग अपन देखें तो काफी चीजों मैटर समझ में आता है। उसके ऊपर बात की जा रही डीएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थों में जीन स्थानांतरण करने में मुख्य भूमिका अदा करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये जनरली से थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन को बात समझ आती है कि आरएनए तथा डीएनए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से फैक्टर से एकत्रित होता हुआ अपनी प्रक्रिया करने में विशेष भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से अपने आज पढ़ा न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार से अपनी विशेष भूमिका प्रदान करता है, क्या कार्य रहता है। तो एक बार पुनः अपन दर्शा रहे न्यूक्लिक अम्ल को
विस्तार रूप से स्टडी करते हुए फिर बाद में अपन अध्ययन करेंगे, वो स्टडी करेंगे। इसके बारे में अगला बिंदु अपने आएगा, वो आएगा आपके लिपिड के बारे में, वसा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लेटर्स आपने देखा न्यूक्लिक अम्ल एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी जीवित कोशिका में केंद्रक के रूप में पाया जाता है। ये डायरेक्ट सभी के लिए अति आवश्यक बताया गया है। इसकी अनुपस्थिति से अपन सजीव जगत की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह कि अलग अलग कोशिका में अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कंटेंट में देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी मात्रा के आधार पर जीवों का निर्धारण किया जाता है। एक कोशिका पादप जगह अलग अलग फैक्टर होते हैं, उनमें अलग अलग स्थान पर इसकी अलग अलग आनुवंशिकता की भूमिका निभाते हुए दर्शाए गए। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। आरएनए अलग प्रकार से कार्य करता है, डीएनए अलग प्रकार से अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में डायरेक्ट राइबोज शर्करा पाई जाती है। बेसिकली आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इनका जल अपघटन करने पर तो न्यूक्लिक अम्ल का ही जल अपघटन करते हैं। पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड बनता है और फिर बाद में न्यूक्लियोसाइड को वापस जल अपघटन करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल जनरेट होता है और पुनः न्यूक्लियोटाइड को वापस जल अपघटित करते हैं तो शर्करा प्लस सारी पदार्थ जनरेट होता हुआ पाया जाता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड सा प्लस उसमें फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है, और जबकि न्यूक्लियोसाइड में सार प्लस शर्करा आपस में कनेक्टेड होती है। तो जनरली काफ़ी चीज़ों को स्टडी करने पर आपको बात समझ आती है कि अलग अलग पदार्थों की अलग अलग विशेषता होती है। फिर बाद में देखते हैं न्यूक्लियोटाइड पुनः वापस दो प्रकार की शर्करा में एग्जिस्ट करता है, 3p5OH या 5p3OH के रूप में एग्जिस्ट करता है। किस रूप में पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सारी शर्करा होती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड शर्करा जनरेट करते हुए बताए जाते हैं। इस रूप में अपन को देखने को मिलता है कि अलग अलग कंपाउंड अलग अलग रूप में देखते हुए अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। तो ये सारे अपन क्यों अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे केमिकल है जो अपने बॉडी में पाए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न करते हैं, उसकी वजह से उसकी स्टडी आवश्यक बताई गई। फिर बाद में डीएनए और आरएनए में अंतर। तो ये था आपके न्यूक्लिक अम्ल पर आधारित आपका टॉपिक आप अध्ययन किया। शॉर्ट एंड स्वीट में जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसकी व्यवस्थित रूप से स्टडी करके पूरे मैटर को कंटेंट को तैयार करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो इम्पोर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपने नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।